हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का सिलेबस लाइफ प्रोसेसेस। बायो स्टार्ट करेंगे। इस चैनल में आपको बायो मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, इसके साथ साथ में फिजिक्स, और कोशिश करेंगे कि सोशल के भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दें। अब थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है कि आपको पढ़ना कैसे और कहां से पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम सोर्सेस की बात करें, आज आपके पास प्रेजेंट टाइम में सोर्सेस कौन कौन से हैं पढ़ने के लिए, कहां से आप लोग पढ़ते हो। तो बेसिकली आप लोग 10th में हो, आप लोग स्कूल प्रेफर करते हो। स्कूल के साथ साथ में कुछ बच्चे कोचिंग भी लेते हैं, कोचिंग के साथ साथ कुछ बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। अब आज प्रेजेंट टाइम में नॉलेज की कोई कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। इंफॉर्मेशन आज काफी फैली हुई है चारों तरफ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आज क्या हो रही है, प्रॉब्लम यह है कि आपको यही नहीं पता आपको पढ़ना क्या है और कहां से पढ़ना है। जबकि जो पेपर आपका पूरा आता है, पेपर आपका पूरा कहां किस बेस पे आता है, एनसीईआरटी बेस पे आता है। एनसीईआरटी की एक लाइन पेपर में पूछी जाती है। लेकिन पढ़ते आप लोग कहां से हो, आप लोग पता चला चांद पढ़ लिए या फिर कहीं पे कुछ बहुत ज्यादा डिटेलिंग पढ़ा दी गई, आप वहां पढ़ लिए। तो इससे होता क्या है, जो मेन कोर्स मेन टॉपिक होता है आपका, आप वहां कहीं ना कहीं भटक जाते हो। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने में, उनका चलो ठीक ठाक काम चल जाता है। लेकिन जो बच्चे एवरेज हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है इतने बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए, और उतने बड़े सिलेबस की कोई जरूरत भी नहीं होती। और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, यूपीएससी से लेके एनडीए की बात करें, सीडीएस की बात करें, या कोई भी सभी एसएससी सीपीयूएसआई, दिल्ली का पेपर होता है, यूपी पीसीएस होता है, कोई सभी पेपर हो, सारे पेपर में जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपकी एनसीईआरटी। पूरा पेपर आपकी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बनता है। तो हम लोग क्या कैसे पढ़ेंगे, हम लोग दोनों चीज कवर करके चलेंगे। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम पढ़ा देंगे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे साथ में। इसके बाद एनसीईआरटी लाइन टू लाइन समझने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा डिटेलिंग में, मतलब हर चैप्टर के लास्ट में 2 से 3 वीडियो हम लोग थोड़ा डिटेलिंग में कर लेंगे, यानी उन टॉपिक को डिटेल में पढ़ लेंगे जिसमें एक्चुअल में हमको जरूरत है, या जिसमें यह है कि ठीक है अगर आप 11th में बायो ले रहे हो तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेसेस से। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कौन सा है, लाइफ प्रोसेसेस। अब सबसे पहले समझते हैं इस वर्ड का मतलब क्या होता है। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। और लाइफ प्रोसेसेस हमको पढ़ना कहां पे है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमको पढ़ना है लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, इसको पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेस आपको पढ़ना कहां पे है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप लोग लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ते हो। और लिविंग ऑर्गेनिज्म हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कोई लिविंग है कि कोई नॉन लिविंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हाउ वी डिसाइड whether something is alive। ठीक है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई लिविंग है कि कोई नॉन लिविंग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डिसाइड करना कोई लिविंग है कि नॉन लिविंग। ऐसे ही आप थोड़ी ना अंधी चल दोगे कि नहीं ठीक है हम बता देंगे लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस आपको पढ़ना कहां है, ध्यान से सुनो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चन क्या उठता है, हाउ वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। हम कैसे डिसाइड करेंगे कोई लिविंग है कि या फिर कोई नॉन लिविंग है। तो इसका आंसर क्या है, आप कह दोगे कि हम मूवमेंट से डिसाइड करेंगे, है ना। आपके दिमाग में क्या आएगा, हम डिसाइड कर लेंगे मूवमेंट से। मूवमेंट कैसा, आप कहोगे कोई मैन है, कोई आदमी है, वो वॉक कर रहा है, चल रहा है, आप कह दिए कि वो लिविंग है। इसके साथ आप कहोगे कि चलो भैया मैन वॉक कर रहा है, ये लिविंग है। इसी तरह हमारी बिल्ली मौसी है, बिल्ली मौसी क्या कर रही है, वॉक कर रही है, चल रही है, तो ये भी लिविंग है। ठीक है, इसी तरह बिल्ली किसके पीछे दौड़ रही है, माइस के पीछे दौड़ रही है, चूहा पीछे दौड़ रही है, तो लिविंग है। यानी कहीं ना कहीं आप ये बताना चाह रहे हो कि भैया जो मूव कर रहा है, जहां मूवमेंट हो रही है, वो लिविंग है। एनसीईआरटी एक टर्म लिखती है, कड चीविंग एनिमल, यानी कि जो एनिमल है वो कड चिव करते हैं, वो भी क्या है, लिविंग है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, कड चिविंग का मतलब क्या होता है। कड चिविंग का ये मतलब होता है, जैसे आपने गाय को देखा है, ठीक है, भैंस को देखा है। गाय भैंस क्या करती है, खाना एक बार खाती हैं, खाना खाने के बाद क्या करती हैं, वो अपना मुंह चलाती रहती हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मुंह चलाएंगी। मुंह वो लोग क्यों चलाती हैं, क्योंकि जब गाय खाना खाती है जल्दी जल्दी खा के उनका स्टोमक 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, तो वो अपने स्टोमक के एक पार्ट में खाने को रख लेती है, ढेर सारा खाना।
और उसके बाद जब बैठती है तो उसको धीरे धीरे करके चबाती है। समझ बात आई? ऐसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ड चिविंग एनिमल बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा आप एक पॉइंट और डिटेल जान लो। क्या डिटेल जानना है कि जो कर्ड चिविंग एनिमल होता है, इनके स्टोमक में एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया के ग्रुप को क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस। ये बैक्टीरिया कर्ड चिविंग एनिमल के पेट में क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये सारे कर्ड चिविंग एनिमल क्या खाते हैं? प्लांट। और प्लांट का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? सेलुलोज। अब हम लोग अगर प्लांट बहुत ज्यादा खाएंगे तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है। लेकिन प्लांट में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है? मिथेनोजेंस हेल्प करते हैं, जिससे कि जो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर नहीं पाते, और सेलुलोज से फिर बाद में हम लोग किसका फॉर्मेशन करते हैं? गोबर गैस का। गोबर गैस, यानी कि सेलुलोज डाइजेस्ट होता है किसकी बॉडी में? इन एनिमल्स की बॉडी में। और जब सेलुलोज इन एनिमल्स की बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो डाइजेस्ट होने से गोबर निकलता है। ठीक है, गोबर यानी कि डंग निकलता है, और उस डंग से हम लोग क्या बना लेते हैं? गोबर गैस। और गोबर गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? CH4। CH4 यहां पे क्या है? मीथेन है। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या समझा? यहां पे आपने ये समझा कि लाइफ प्रोसेस में हमको पढ़ना कहां पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमको लाइफ प्रोसेसेस पढ़ना है। लेकिन हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कोई लिविंग है कि नॉन लिविंग है? हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। लेकिन ये जो अभी हमने मूवमेंट देखा ना, ये कैसा मूवमेंट हो गया? ये विजिबल मूवमेंट है। ध्यान देना, ये कैसा मूवमेंट है? विजिबल मूवमेंट। विजिबल मूवमेंट का मतलब ऐसा मूवमेंट जो कि हम एक्चुअल में देख सकते हैं। जैसे आप किसी को वॉक करते हुए देख सकते हो, आप किसी को चलते हुए देख सकते हो, आप माइस को दौड़ते हुए देख सकते हो, आप कर्ड चिविंग एनिमल को मुंह चलाते हुए देख सकते हो। तो ये सारे मूवमेंट कैसे हो गए? विजिबल मूवमेंट हो गए। लेकिन अब वहीं पे अगर आपसे कोई पूछे कि भैया चलो आपने तो एनिमल में बता दिया कि एनिमल इस तरह से लिविंग होता है, लेकिन अब एक तरफ हम लोग दूसरे मूवमेंट की बात करेंगे, नॉन विजिबल मूवमेंट की। ठीक है, इस मूवमेंट के बाद हम लोग अगला मूवमेंट बात करेंगे। कैसे मूवमेंट की बात करेंगे? नॉन विजिबल मूवमेंट। तो अगला मूवमेंट थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। नॉन विजिबल मूवमेंट हम लोगों को किस तरह से देखने के लिए मिलता है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल तुमको बताते हैं। अब आदमी चल रहा था, चलते चलते क्या हो गया? सो गया। ठीक है, या मान लो डॉग है, डॉग क्या कर रहा है? स्लीप कर रहा है। ठीक है, डॉग सो रहा है, कोई कुत्ता सो रहा है। तो आप उसको कैसे देख के बताओगे कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? हम देखेंगे ब्रीथिंग। इस केस में हम क्या देखेंगे? ब्रीथिंग देखेंगे। लेकिन आप कहोगे कि जब ब्रीथिंग होता है तो ब्रीथिंग में जो है रिब्स मूव करती हैं, तो रिब्स को मूवमेंट को हम देख के बता देंगे कि जो डॉग है, डॉग लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो ये जो रिब्स का मूवमेंट है, रिब्स का मूवमेंट भी कैसा हो गया? विजिबल मूवमेंट हो गया। विजिबल मूवमेंट। ठीक है, रिब्स का मूवमेंट भी कैसा मूवमेंट हो गया? विजिबल मूवमेंट हो गया। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब नॉन विजिबल मूवमेंट की हम बात करते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं, यहां पे ध्यान से देखो अगला पॉइंट। सम एनिमल्स, इन सम एनिमल्स या सम एनिमल्स ब्रीथ। कुछ एनिमल्स यहां पे क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, बट नॉट विजिबल। कुछ एनिमल यहां ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं होता। तो यहां पे भी क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है उनकी बॉडी में, लेकिन ये कैसा मूवमेंट हो गया? नॉन विजिबल मूवमेंट हो गया। यानी हमने यहां पे ये समझा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म में हमको मूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं। मूवमेंट कैसा दिखता है? दो तरह का दिखता है, एक विजिबल मूवमेंट दिखता है, एक नॉन विजिबल मूवमेंट दिखता है। अब आप कहोगे कि मूवमेंट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कोई लिविंग है कि कोई नॉन लिविंग है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा एक चीज हम और देखते हैं। अगला टॉपिक हम बात करेंगे प्लांट की। ठीक है, प्लांट में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लांट लिविंग है कि नॉन लिविंग है? आप कहोगे कि भैया प्लांट ग्रीन कलर का होता है तो लिविंग हो जाता है, लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं, तो अब इनको तुम क्या कहोगे? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? बात समझ में आ रही ना? प्लांट में तुम कैसे डिसाइड करोगे लिविंग है कि नॉन लिविंग है? आप कहोगे प्लांट ग्रीन होता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे भी तो प्लांट होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं। तो प्लांट में भी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं प्लांट लिविंग है कि नॉन लिविंग? ये भी डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। हम प्लांट में भी डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट कि कोई लिविंग है कि कोई नॉन लिविंग है।
तो यहां पे हम लोगों को क्या पता चला, यहां पे हमको ये पता चला कि जो लाइफ प्रोसेस होता है हमको किसमें पढ़ना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी चीज हमको ये पता चला, हाउ वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। हम लोग किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कोई लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इसका आंसर क्या होगा बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। और मूवमेंट हमको कितने तरह के दिखते हैं, दो तरह के। सबसे पहला मूवमेंट होता है हमको यहां पे दिखता है विजिबल मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट। और दूसरा मूवमेंट हमको यहां पे दिखता है नॉन विजिबल मूवमेंट, नॉन विजिबल मूवमेंट, ठीक है। तो हमको यहां मूवमेंट कितने तरह के दिखते हैं, दो तरह के दिखते हैं। एक मूवमेंट हो गया विजिबल मूवमेंट और एक मूवमेंट हो गया नॉन विजिबल मूवमेंट। इसके साथ साथ में मूवमेंट को दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं। सबसे पहला मूवमेंट होता है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। अब ये क्या है बताते हैं, मूवमेंट। और दूसरा मूवमेंट हमको कौन सा दिखता है, नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, नॉन ग्रोथ रिलेटेड, नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। अब यहां पे समझते हैं ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट क्या होता है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट को आपको यह समझना है, इसका एग्जांपल क्या है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जैसे हमको यहां पे दिख गया प्लांट में। अब प्लांट में कैसे दिखा ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ये थोड़ा समझो। यहां पे आपने क्या किया, एक प्लांट लिया, ये पॉटेड प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और ये यहां पे ये इसका फूल बन गया और यहां पे इसकी रूट्स है। आपने यहां पे गड्ढा खोदा और यहां पे आपने पानी भर दिया। अब कुछ दिन के बाद क्या होगा, ये रूट्स किधर ग्रो करेगी, इधर साइड ग्रो करेगी, यानी कि रूट जो है ग्रो करेगी, किधर ग्रो करेगी, टूवर्ड वाटर, टूवर्ड वाटर। यानी यहां पे रूट ग्रो करेगी, किधर साइड पे ग्रो करेगी, पानी की तरफ ग्रो करेगी। समझ बात आई। तो ये मूव किया रूट, यहां पे हमको क्या दिखी, रूट की हमको यहां पे मूवमेंट दिखी, हमको यहां पे रूट की मूवमेंट दिखी। और मूवमेंट किधर दिखी, पानी की तरफ। लेकिन रूट ऐसा नहीं है कि रूट इस तरह से तुरंत ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, समझ पाते, रूट टेढ़ी नहीं होगी। रूट यहां से यहां कैसे पहुंचेगी, रूट यहां से यहां पहुंचेगी बच्चा, ग्रो करके, ग्रो करके। तो प्लांट में ये मूवमेंट हमको कैसा दिख गया, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हमको प्लांट में दिख गया। और ये जो रूट का पानी की तरफ झुकाव है, इसके लिए टर्म यूज होता है हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट। तो यहां हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया, यानी रूट किधर मूव कर रही है, वाटर की तरफ। लेकिन ये मूवमेंट कैसी है, रूट मूव कर रही है वाटर की तरफ, लेकिन ये मूवमेंट किस वजह से हो रही है, ग्रोथ की वजह से हो रही है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। तो प्लांट में पहला एग्जांपल हो गया ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट का हाइड्रोट्रोपिज्म। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको नोट करो। हाइड्रोट्रोपिज्म के बाद जो दूसरा मूवमेंट हम बताते हैं प्लांट में, वो भी ग्रोथ रिलेटेड है, उसको हम बताते हैं, ठीक है। दूसरा मूवमेंट कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझो। प्लांट में दूसरा ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट कैसे होता है। अब दूसरा ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट के लिए हमको क्या समझना है प्लांट में, इसके बारे में आप थोड़ा समझो। जैसे आपने क्या किया, ये सॉइल का सरफेस है, ये क्या है, सॉइल है। आपने यहां पे क्या लगाया, सीड लगाया, ठीक है। सीड में क्या होता है, प्लांट होता है। तो प्लांट पहले कहां है, प्लांट पहले है बच्चा जमीन के नीचे। अब इसके बाद जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन में क्या क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर मिल गया, ठीक है। ऑक्सीजन मॉइस्चर, थोड़ी सी वार्म कंडीशन मिल गई। ऐसी कंडीशन नहीं कि एकदम जला के उसको भस्म कर दो, ले भैया एकदम से वार्म हो जा, समझ पाता है। आराम से अगर वार्म कंडीशन मिली, नॉर्मल कंडीशन मिली, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो सीड, ये जो प्लांट है जो अभी सीड में छुपा हुआ है और सॉइल के नीचे है, ये प्लांट यहां से ग्रो करके कहां आ जाएगा, ये प्लांट ग्रो करके आ जाएगा बच्चा ऊपर, ये प्लांट ग्रो करके आ जाएगा। समझ पाता है, प्लांट नीचे से कहां आ जाएगा, ऊपर। यानी नीचे से प्लांट किधर ग्रो करेगा, ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। तो ये भी मूवमेंट कैसा हो गया, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो गया। समझ पाता है, यानी कि ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, यानी सीड का ग्रो करना, किसमें ग्रो करना,
प्लांट में, ये भी मूवमेंट कैसा है, ये भी मूवमेंट है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। यहां तक बात समझ में आई ना। तो जो मूवमेंट है, एक तो हम लोग मूवमेंट को डिवाइड करते हैं विजिबल और नॉन विजिबल मूवमेंट में, और दूसरा मूवमेंट को डिवाइड करते हैं ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट में। तो ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट आपको समझ में आ गया होगा। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट तो हो लेकिन मूवमेंट किस वजह से हो, ग्रोथ की वजह से हो। जैसे अगर हम अभी आपको यहां पे कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि हमारी हाइट बढ़ना शुरू हो गई। अगर चलने से हमारी हाइट बढ़ना शुरू हो जाए तो इसका क्या मतलब है, हमारे में भी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। साउथ की मूवी देखते हो, हीरो ट्रेन के पास से भाग रहा है, छोटा है छोटा और बचपन में बड़ा हो गया, ठीक है, तुरंत बड़ा हो जाता है, तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो गई। लेकिन क्या इंसान में ऐसे ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट देखने के लिए मिलती है, नहीं मिलती। तो यहां पे कैसा मूवमेंट हो गया, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो गया। समझ बात आई कि नहीं, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। दूसरा मूवमेंट बात करते हैं नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, यानी दूसरा मूवमेंट है जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता है प्लांट में। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है थिग्मोनेस्टी। कहां पढ़ोगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। थिग्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखो, यहां पे ये एक प्लांट है, ठीक है, यहां पे ये एक प्लांट है और इस प्लांट की ये यहां पे छोटी छोटी पत्ती लगी है। अब भैया छोटी छोटी पत्ती वाला कौन सा प्लांट आ गया, आप पूछोगे। ये प्लांट आ गया मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका कौन सा प्लांट होता है, छुई मुई प्लांट। छुई मुई प्लांट। आप इस प्लांट को क्या करोगे, आप इस प्लांट को अगर यहां पे टच कर दोगे, यहां पे अगर आप टच कर दोगे तो ये टच को रिस्पॉन्स करेगा, और जो इसकी यहां पे लीफ और स्टेम है ये क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। और श्रिंक क्यों करेगी, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी की मूव करने की वजह से, पानी की मूव करने की वजह से ये जो यहां पे पत्तियां हैं, पत्ती श्रिंक कर जाएगी, पत्ती सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो एक ऐसा मूवमेंट हो गया नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। इसमें क्या प्लांट में कहीं ग्रोथ दिख रही है, नहीं दिख रही, लेकिन मूवमेंट हो रहा है, हो रहा है। क्या एनिमल में भी नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, इसको नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। एनिमल में भी नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलता है। कैसे दिखता है एनिमल में ग्रोथ, नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट कैसे दिखता है, ध्यान से देखो। एनिमल की बात करें, एनिमल की बात करें बच्चा, तो एनिमल में जैसे वॉकिंग हो गया, चलना, चलना कैसा मूवमेंट है, नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, ठीक है। रनिंग हो गया, रनिंग कैसा है, रनिंग भी नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमको लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस किसमें पढ़ना है, हमको लाइफ प्रोसेस पढ़ना है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग को हम कैसे डिसाइड करते हैं, वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। और मूवमेंट के बेसिस पे दो तरह के मूवमेंट दिखते हैं, एक विजुअल और एक नॉन विजुअल मूवमेंट। विजुअल मूवमेंट हम देख सकते हैं, नॉन विजुअल मूवमेंट हम देख नहीं सकते। दूसरा मूवमेंट कैसा होता है, दूसरा मूवमेंट होता है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट और नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हमको बेसिकली प्लांट में देखने के लिए मिलता है, जिसका एग्जांपल है हाइड्रोट्रोपिज्म और जो सीड का ग्रो होना। जबकि नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट में जैसे थिग्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी क्या होता है, रिस्पॉन्स टू टच, और रिस्पॉन्स टू टच किसमें होता है, प्लांट में होता है, छुई मुई प्लांट, उसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका। जबकि अगर हम उसकी बात करें, नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट क्या एनिमल में देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। किस फॉर्म में, जैसे वॉकिंग, कोई चल रहा है या दौड़ रहा है, तो ये मूवमेंट कैसा हो गया, ये मूवमेंट हो गया नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। यहां तक बात समझ में आई ना। अब एक तो थोड़ा सा हम आपको एक चीज और बताते हैं। विजुअल मूवमेंट तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। विजुअल मूवमेंट में जैसे दौड़ रहे हैं, ये सारे मूवमेंट कैसे हो गए, विजुअल मूवमेंट हो गए। लेकिन अब थोड़ा नॉन विजुअल मूवमेंट की हम आपको बात थोड़ा बताते हैं, ठीक है। नॉन विजुअल मूवमेंट का अब हमको यहाँ पे एग्जांपल क्या दिखेगा, तो उसको ध्यान से देखो। नॉन विजुअल मूवमेंट को हम लोग कैसे बताएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो नॉन विजुअल मूवमेंट का यहां पे एग्जांपल देखो। नॉन विजुअल मूवमेंट में आता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो हाउ वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई चीज लिविंग है या कोई चीज नॉन लिविंग है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई लिविंग है कि कोई नॉन लिविंग। क्योंकि विजुअल मूवमेंट है, कहीं विजुअल मूवमेंट है, कहीं
ग्रोथ रिलेटेड है, कहीं नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, लेकिन इन सब में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। तो हम लोग किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कोई लिविंग है कि कोई डेड है? तो उसका आंसर क्या होगा? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। और मूवमेंट हमको कई तरह के दिख गए, विजिबल, नॉन विजिबल, और ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट और नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। समझ बात आई? और मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमको बेसिकली दिखता नहीं है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है सब कुछ? हमको लाइफ प्रोसेस किस में पढ़ना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है। हाउ वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। हम लोग मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कोई यहां पे लिविंग है या फिर कोई यहां पे नॉन लिविंग है। यहां तक बात समझ में आई? अब आगे की बात करते, आगे की बात सुनो। मॉलिक्यूलर मूवमेंट का यहां पे एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन, मॉलिक्यूलर मूवमेंट आपको पता है मूनरा शो करता है। मूनरा में कौन आता है? बैक्टीरिया। दूसरा प्रोटिस्टा शो करता है, ठीक है। फंजाई शो करता है, प्लांट शो करता है, एनिमल किंगडम शो करता है। कौन मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता? इसका एक्सेप्शन क्या है? वायरस। तो वायरस क्या है? एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट का। मॉलिक्यूलर मूवमेंट का एक्सेप्शन यहां पे क्या है बच्चा? वायरस। तो वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट, क्योंकि वायरस आउटसाइड द बॉडी, अगर हम आउटसाइड द बॉडी की बात करें, आउटसाइड द बॉडी यानी कि शरीर के बाहर, वायरस कैसा होता है? वायरस इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव को और अच्छे से बोलो तो नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। लेकिन वंस इट एंटर इन आवर बॉडी, वंस इट एंटर इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, इट बिकम लिविंग, इट बिकम लिविंग। ठीक है, एक बार ये हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो वायरस कैसा होता है? वायरस लिविंग हो जाता है, वायरस जिंदा हो जाता है। तो हम लोग यहां पे ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, मूनरा शो करता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमल, ये सब तो शो करते हैं, तो ये लिविंग है। लेकिन वायरस क्या है? एक्सेप्शन है मॉलिक्यूलर मूवमेंट का। वायरस बॉडी के बाहर रहता है, तब तक नॉन लिविंग रहता है, और एक बार वायरस बॉडी के अंदर आ जाता है तो कैसा आ जाता है? वो वायरस लिविंग हो जाता है। तो वायरस ना लिविंग है ना नॉन लिविंग। तो वायरस क्या है? वायरस इज कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो वायरस को हम लोग क्या डिसाइड करते हैं? भैया वायरस क्या है? तो वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, यानी ना वायरस लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, ये कनेक्टिंग लिंक है। जब तक बॉडी के बाहर रहेगा तब तक नॉन लिविंग है, बॉडी के एक बार अंदर आ गया तो फिर क्या होता है? लिविंग होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कोई लिविंग है कि नॉन लिविंग? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अब थोड़ा सा आपसे ये आपके साथ ये डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता क्या है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी क्यों है हमारी बॉडी के लिए? तो अगर यहां पे कोई आपसे पूछे क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट, अभी हम लोग एनसीईआरटी के पहले ही पैराग्राफ में हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या आता है? इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। चलिए समझते हैं उसको। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे बॉडी के लिए जरूरी क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर क्या है? आवर बॉडी मेड अप ऑफ, हमारी बॉडी किससे बनी है? बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल का मतलब डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो हमारी बॉडी इन सारी चीजों से बनी है, डीएनए से बनी है, आरएनए से बनी है, प्रोटीन से बनी है, लिपिड से बनी है। तो अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड environment affect our body। ध्यान से देखना आपको मॉलिक्यूलर मूवमेंट की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल, हमारी बॉडी बायोमोलिक्यूल से बनी है। ठीक है, एंड इन्वायरमेंट अफेक्ट आवर बॉडी, और वातावरण से हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, कुछ ना कुछ टूटता फूटता रहता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट अफेक्ट आवर बॉडी, हेंस
we have hence we have to repair our body hence we have to repair our body इस वजह से हमको अपनी बॉडी को क्या करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, यानी सही करना पड़ता है। ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट अफेक्ट आवर बॉडी हेंस वी हैव टू रिपेयर आवर बॉडी, इस वजह से हमको अपनी बॉडी को रिपेयर करना पड़ता है। एंड वी नीड मॉलिक्यूल, और इस वजह से हमको क्या चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए। समझ बात आई। और मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल मिलेंगे कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, तो जब तक मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होगा तो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट से क्या होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट से क्या होता है, हमारे बॉडी को क्या मिल जाते हैं, मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। समझ बात आई कि नहीं आई। इसका एग्जांपल देखो, यहां पे ये एक लड़का है, अब इस लड़के के बॉडी में क्या हुआ, जैसे मान लो कि कोई चोट वगैरह लग गई, यहां पे इसके चोट लग गई, ठीक है। अब इस वाली जगह को हमको रिपेयर करना है। रिपेयर करने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन में फाइब्रिनोजन होता है, थ्रोम्बिन होता है। फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन क्या है, प्रोटीन है। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्लॉटिंग के लिए, ये क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस मॉलिक्यूल को हमको अपने बॉडी में इस जगह पे लाना है जिससे कि रिपेयर हो सके। तो इसको क्या करवाना पड़ेगा, मूव करवाना पड़ेगा। समझ बात आई, हमको इसको क्या करवाना पड़ेगा, मूव करवाना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो इस वजह से हमको किसकी जरूरत होती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट की जरूरत होती है, जिससे कि जो मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में इधर उधर है वो उस जगह पे पहुंच जाए जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस मॉलिक्यूलर मूवमेंट की क्या है, तो आवर बॉडी मेड अप ऑफ बायोमॉलिक्यूल। हमारा बॉडी किससे बना है, बायोमॉलिक्यूल से बना हुआ है। बायोमॉलिक्यूल में डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया और लिपिड हो गया। क्लियर है यहां तक। इसके बाद इन्वायरमेंट अफेक्ट आवर बॉडी, इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी अफेक्ट होती रहती है। तो इस वजह से इस वजह से हमको क्या करना है, इस वजह से हमको अपने बॉडी को रिपेयर करना है, ठीक है। सो वी नीड मॉलिक्यूल, इस वजह से हमको मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है और इस वजह से हमको मॉलिक्यूलर मूवमेंट की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो इस वजह से हमको किसकी जरूरत पड़ती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट की। अब हमको ये सारी चीजें रिपेयर करना है और रिपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लाइफ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अब हम लोग चैप्टर के नाम में पहुंचे हैं, ठीक है। अब हम लोगों को चैप्टर के नाम में पहुंचे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो अब हम लोग एक्चुअल में पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से देखो। द प्रोसेस बाय विच, या द मेंटेनेंस प्रोसेस, द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो अब लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी मेंटेनेंस प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लेकिन अब आप एक बात बताओ, अगर आप कहीं पे आपकी अगर बाइक है और अगर आप अपने बाइक को मेंटेन करवाने जा रहे हो, तो जब आप अपनी बाइक को मेंटेन करवाओगे तो आपको क्या कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा कि नहीं मैकेनिक को, क्या आपको ऐसी फ्री में मेंटेन कर देगा? इसका आंसर बताओ। यहां पे क्या है, लाइफ प्रोसेस में मेंटेनेंस प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो मेंटेनेंस प्रोसेस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक ऐसा प्रोसेस होता है, लाइफ प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। समझ बात आई भैया, बिना एनर्जी के थोड़ा ना बॉडी में सारी चीजें मेंटेन हो जाएंगी। तो लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी कहां से आएगा बताओ? एनर्जी आता है, एनर्जी मिलती है हमको न्यूट्रिशन से। एनर्जी कहां से मिलता है, न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन is called
न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, खाने को लेना और उसको इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, ये क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन में आपको दो मोड पढ़ने हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन लेने का तरीका कितना होता है? दो तरीका होता है। सबसे पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन लेने का दो तरीका और आपको इसमें दो तरह के न्यूट्रिशन पढ़ने हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ना है, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? ये अपना खाना खुद से बना लेते हैं और ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। बात समझ गए? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है? ग्लूकोज। तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल है जैसे प्लांट, प्लांट के साथ बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं बच्चा? प्लांट या ब्लू ग्रीन एल्गी ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? ग्लूकोज में। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो ये हो गया। दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये डिपेंड होते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं पूरी लाइन टू लाइन, ठीक है। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। और ये हेट्रोट्रॉप्स तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले हेट्रोट्रॉपिक होते हैं पैरासिटिक, पैरासिटिक। दूसरे होते हैं सैप्रोट्रॉपिक और तीसरे होते हैं होलोजोइक। तो तीन तरह का हमको इसमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में तीन तरह के ऑर्गेनिज्म बारे पढ़ना है। पैरासिटिक पढ़ना है, सैप्रोट्रॉपिक पढ़ना है, होलोजोइक पढ़ना है। फिर से समझो, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? मेंटेनेंस प्रोसेस। लेकिन मेंटेनेंस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आती है? न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन दो तरह के, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का न्यूट्रिशन का क्या एग्जांपल है? प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक पे कन्वर्ट करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को साथ में जोड़ के उससे क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं। जबकि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें, ये किस पे डिपेंड होते हैं? ये ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है? पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉपिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तीनों किसके एग्जांपल है? ये है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? न्यूट्रिशन समझ में आ गया। अभी हम लोग और पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, क्लियर है ना। अगली चीज पढ़ते हैं, यहां पे न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? आपने यहां पढ़ा प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, लेकिन फूड में क्या क्या चीजें आती हैं इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो अगली चीज हम लोग समझते हैं थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, क्योंकि दो टर्म में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। न्यूट्रिशन तो क्या हो गया? प्रोसेस हो गया टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। लेकिन न्यूट्रिशन में क्या लेते हैं हम लोग? व्हाट वी टेक इन न्यूट्रिशन, व्हाट वी टेक इन न्यूट्रिशन। हम लोग न्यूट्रिशन में क्या लेते हैं? तो न्यूट्रिशन में लेते हैं बच्चा न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स में हम लोग क्या क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा लेते हैं फैट, और क्या लेते हैं? प्रोटीन, और क्या लेते हैं? विटामिन, और क्या लेते हैं? मिनरल, और क्या लेते हैं? वाटर। तो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग ये चीज लेते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट क्या है? हम लोग ये सब ले तो लेते हैं, बेसिकली तीन चीज से यहां मतलब है कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन। हम लोग यहां तीन चीज ले तो लेते हैं, लेकिन हम लोग ये सारी चीजें कहां से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। लेकिन आप हमको ये बताओ, क्या हम प्लांट का कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम प्लांट का सारी प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम प्लांट का फैट यूज कर सकते? नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई इंसान आपका डबल एक्स या ट्रिपल एक्सएल है, उसका कपड़ा आपसे बड़ा है, तो क्या आप उसका कपड़ा लेके सीधे इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं। या अगर आप कपड़े लेने जाते हो दुकानदार के पास
तो क्या आप उसको लेके इस्तेमाल कर पाते हो? नहीं, आप उसको लेते हो फिर उसको अपने साइज का बनवाते हो तब इस्तेमाल करते हो। तो इसी तरह हम लोग हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, हम लोग जो भी न्यूट्रिशन प्लांट से लेंगे क्या हम उसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे? नहीं यूज करने पाएंगे। तो हमको इन सारी चीजों को जो कि हमने प्लांट से लिया हमको उसको अपनी तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अपनी तरह कन्वर्ट करने के लिए हमको इसमें डाइजेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें 4-5 चीजें हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन में। सबसे पहले होता है कि हमने खाना ले लिया तो इंजेशन होता है। इंजेशन के बाद हमको खाने को क्या करना है? डाइजेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यहां खाना किसी दूसरे तरह का है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, हमको उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद अब खाना एक बार डाइजेस्ट हो गया उसमें क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब खाने को इस्तेमाल करना, और लास्ट में आता है इजेशन। ध्यान देना यहां इजेशन लिखे, एक्सक्रीशन नहीं लिखे। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। इजेशन का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। तो यहां से आपका कंप्लीट होता है, क्या कंप्लीट होता है? न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। समझ बात आई? अब न्यूट्रिशन से खाना आपको मिल तो गया, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोसेस से आपको खाना मिल गया, आपको एनर्जी मिल गई, लेकिन वो एनर्जी आपकी बॉडी में, फूड आपकी बॉडी में स्टोर हो गया। तो अब हमको उसको इस्तेमाल करना है, और हमारा बॉडी स्टोर क्यों करता है खाने को अपने शरीर में? स्टोर इसलिए करता है, जैसे मान लो कि अगर आपके पास बाइक है और अगर आपने बाइक में पेट्रोल भरवाया, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, तो आप दूसरी टंकी जाओगे और दूसरी टंकी में जाके फिर से आप उसमें बाइक में अपने पेट्रोल भरवा लोगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके एक बार शरीर में खाना खत्म हो गया तो आपको फिर आपका शरीर इतना मौका नहीं देगी कि आप फिर से क्या कर सको? अपने बॉडी में खाना रख सको। तो आपकी शरीर क्या करती है? आपकी बॉडी में ही खाने को बनाने का काम करती है। समझ बात आई? और यहां किसका कॉन्सेप्ट आता है? यहां कॉन्सेप्ट आता है रिस्पायरेशन का, बबुआ लोग। तो रिस्पायरेशन क्या होता है? न्यूट्रिशन में प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड और उसका यूटिलाइजेशन, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन रिस्पायरेशन क्या होता है? ध्यान से देखो, रिस्पायरेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड, एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड। तो यहां पे रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। कहां से रिलीज होती है? फूड से। फूड क्या था? यहां ग्लूकोज, एग्जांपल देख लो उसका, जैसे C6H12O6 है, ग्लूकोज है, यहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई, अब इससे एनर्जी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और इस एनर्जी से हमारा शरीर क्या बना के रख लेगा? एटीपी। और जब जब हमारे शरीर को काम पड़ेगा हमारा बॉडी एटीपी तोड़ तोड़ के हमको एनर्जी देता रहेगा। तो रिस्पायरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। कहां से रिलीज होती है? फूड से रिलीज होती है। क्लियर है? इसमें हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और साथ साथ में हमको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है। और जो रिस्पायरेशन होता है ये 2 तरह का होता है। सबसे पहला होता है एरोबिक। एरोबिक क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा होता है एनएरोबिक। एनएरोबिक क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। और रिस्पायरेशन कैसा है? एनसीईआरटी एक टर्म लिखती है, रिस्पायरेशन इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन, यानी कि रिस्पायरेशन कैसा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिस्पायरेशन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि रिस्पायरेशन में ऑक्सीडेशन भी होता है और क्या होता है? रिडक्शन भी होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, रिस्पायरेशन जो है, रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी रिस्पायरेशन क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और साथ साथ में रिडॉक्स रिएक्शन भी है।
फोटोसिंथेसिस भी रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। तो ये हो गया रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड, यानी रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। कहां से रिलीज होती है? फूड से एनर्जी रिलीज होती है। दो तरह का रिस्पायरेशन है, एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन होता है, यानी ये रिस्पायरेशन रिडॉक्स रिएक्शन होता है। और रिस्पायरेशन कैसी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए। एक चीज में आप कंफ्यूज होते हो, जिस चीज में कंफ्यूज होते हो उसके बारे में डिस्कस कर दे रहे हैं। आप लोग ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में कंफ्यूज होते हो। ब्रीथिंग क्या होता है? रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन का ही पार्ट क्या है? ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है। ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस होता है? फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, यानी कि इसमें टेक O2 और रिलीज करो, क्या रिलीज करो? CO2। ये सिंपल सा है ब्रीथिंग का कॉन्सेप्ट। यानी ब्रीथिंग में टेक O2, ऑक्सीजन ले लो और CO2 क्या कर दो? रिलीज कर दो। ये सिंपल सा क्या है? ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस होता है? फिजिकल प्रोसेस। जबकि रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है? रिस्पायरेशन केमिकल प्रोसेस है, CHEMICL, केमिकल प्रोसेस है रिस्पायरेशन। केमिकल प्रोसेस का क्या मतलब है? यहां एनर्जी ब्रेकडाउन होती है, यहां कुछ नई चीज बनती है। समझ बात आई? लेकिन ब्रीथिंग में कुछ नया नहीं बनता। सिंपल ऑक्सीजन ले लो, CO2 निकाल दो। यानी कि सिर्फ ये नॉर्मल सा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ले लिया गया और CO2 को बाहर निकाल दिया गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ब्रीथिंग रिस्पायरेशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। ये केमिकल है, ये कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। यहां तक चीजें क्लियर है ना? तो ये डिफरेंस हो गया ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन का। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमको बॉडी में जगह जगह ऑक्सीजन पहुंचानी है और ग्लूकोज पहुंचानी है, और जब ये सारी चीजें जाएंगी, यहां पे ये रिएक्शन हो गया, तो CO2 को हमको शरीर के बाहर भी तो निकालना है। फिर से समझो, जो एनर्जी तो हमारे बॉडी के पूरे सेल को चाहिए, तो वहां तक ग्लूकोज कौन पहुंचाएगा? वहां तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? समझ बात आई? और जो CO2 वहां पे निकल गया है, उस CO2 को वापस बॉडी के बाहर कौन निकालेगा? क्योंकि CO2 कैसा प्रोडक्ट है बच्चा? बाय प्रोडक्ट है, और CO2 हार्मफुल है, शरीर के लिए खतरनाक है। CO2 बाहर कैसे जाएगा? हमारी बॉडी तो इतनी बड़ी होती है। तो अब यहां जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। समझ बात है? ये सब लाइफ प्रोसेस ही हम पढ़ते जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेस में आपको चार चीजें पढ़ना है इस चैप्टर में। न्यूट्रिशन पढ़ना है, रिस्पायरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है, अगले चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन में लाइफ प्रोसेस से पहले आपने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, न्यूट्रिशन के बाद में रिस्पायरेशन पढ़ लिया, भैया एनर्जी रिलीज हो गई। लेकिन जब एनर्जी रिलीज होगी, कोई कार्बन कंपाउंड टूटेगा, तो कार्बन कंपाउंड टूटने के बाद कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमको क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी के बाहर। समझ बात आई? और साथ साथ में जो अच्छी चीज है उसको बॉडी में पहुंचाना है। जैसे ऑक्सीजन आपके बॉडी के एक पार्ट ने लिया, और ऑक्सीजन को अब आपको पूरे बॉडी में पहुंचाना है, तो ऑक्सीजन को भैया ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अगला कॉन्सेप्ट यहां से निकलता है, और जो तीसरा लाइफ प्रोसेस है जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, वो है यहां पे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन आपको किसमें पढ़ना है? एक तो यूनिसोलर में, दूसरा मल्टीसोलर में। तो पहला ट्रांसपोर्टेशन आपको किसमें पढ़ना है? यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म में जो इनका पूरा बॉडी सरफेस होता है, बॉडी सरफेस इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरमेंट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरमेंट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी किसके कांटेक्ट में होता है? एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होता है, वातावरण के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। जैसे यहां पे ये अमीबा है, अमीबा का पूरा बॉडी किसके कांटेक्ट में है? एनवायरमेंट के कांटेक्ट में। इसको कुछ भी लेना होगा आसानी से ले लेगा, इसको कुछ भी निकालना होगा आसानी से निकाल देगा। तो जो यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूनिसोलर ऑर्गेनिज्म का पूरा शरीर किसके कांटेक्ट में होता है?
वातावरण के कांटेक्ट में। हमारा शरीर है पूरा वातावरण के कांटेक्ट में नहीं है। तुम कहोगे सर आपने कपड़ा पहना है, नालायकों कपड़े से मतलब नहीं है, अंदर की सेल भी तो है, क्या वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है? नहीं है। बात समझ में आई ना? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारा पूरा बॉडी सरफेस इज नॉट इन डायरेक्ट इज हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी सरफेस इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरमेंट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरा बॉडी सरफेस एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं होता। इसमें एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सारी चीजों का एक्सचेंज हो जाता है। सो दे डू नॉट नीड स्पेशल ऑर्गन फॉर ट्रांसपोर्टेशन तो इस वजह से इनको स्पेशल ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन वहीं पे अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनमें क्या होता है? देयर होल बॉडी सरफेस इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरमेंट। ठीक है, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इनका जो पूरा बॉडी सरफेस होता है, होल बॉडी सरफेस इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरमेंट। इनका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो इनका पूरा बॉडी सरफेस होता है किसके कांटेक्ट में होता है? एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होता है। तो जो सिंपल डिफ्यूजन होता है इज नॉट इन, एक सेकेंड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इनका जो बॉडी सरफेस होता है, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी सरफेस इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरमेंट, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर होल बॉडी सरफेस इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरमेंट। इनका बॉडी सरफेस पूरे बॉडी एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं होता। और सिंपल डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू ट्रांसपोर्ट गैसेस। और इसमें सिंपल डिफ्यूजन इनसफिशिएंट होता है गैसियस ट्रांसपोर्ट के लिए। हालांकि प्लांट में गैसेस ट्रांसपोर्ट हो जाती सिंपल डिफ्यूजन से, लेकिन हम लोगों में, मल्टीसेलुलर एनिमल में, हम लोगों में नहीं होती। प्लांट में डिफ्यूजन से तो हो जाता है, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो जाती गैसेस, लेकिन हम लोगों में सिंपल डिफ्यूजन से नहीं होता। ठीक है, सो वी नीड स्पेशल ऑर्गन। हमको स्पेशल ऑर्गन चाहिए जिससे कि हम चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकें, गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सके और दूसरी चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सके। और यहां से किसका कॉन्सेप्ट आता है, इसको नोट कर लेना। यहां से किसका कॉन्सेप्ट आता है? यहां से ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। ठीक है, यहां से हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। तो यहां पे हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो वी नीड ब्लड, क्योंकि हमको किसको किसको ट्रांसपोर्ट करना है? ऑक्सीजन, CO2, यूरिया जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, यूरिया के साथ साथ में ग्लूकोज का मतलब फूड हो गया। इसके बाद मिनरल्स, हमको ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करना। और किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे? ब्लड के थ्रू। ब्लड ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, यूरिया को ट्रांसपोर्ट करता है। यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2। यूरिया कब बनता है? जब प्रोटीन ब्रेक होता है। प्रोटीन ब्रेक होता है, तो प्रोटीन ब्रेक होने से क्या बनता है? यूरिया बनता है। ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है पूरी बॉडी में। क्लियर है? लेकिन अब आपको एक चीज पता है कि ये जो CO2 और यूरिया है, ये कैसा है? हार्मफुल है। तो इसको हमको बॉडी के बाहर फेंकना है। तो बॉडी के बाहर फेंकने के लिए क्या, कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सक्रीशन। बॉडी बाहर कैसे फेंकेंगे इसको? एक्सक्रीशन से। तो अब यहां से कॉन्सेप्ट निकलता है ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक्सक्रीशन। तो अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा एक्सक्रीशन के बारे में कि एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमको समझना है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एज कार्बन सोर्स, एज कार्बन बेस प्रोडक्ट break down in our body,
break down in our body and create some harmful byproduct. यहां पे देखो क्या लिखा है, एस कार्बन बेस प्रोडक्ट. कार्बन बेस प्रोडक्ट का मतलब C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज. जब हमारे शरीर में टूटता है तो इससे क्या होता है, उससे कुछ बाय प्रोडक्ट निकलता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. हेंस इट हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी. इस वजह से हमको इसको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है. हेंस वी नीड एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, इस वजह से हमको एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, या एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट. वेस्ट प्रोडक्ट यानी एक्सक्रीशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिससे कि हम क्या करते हैं, जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी बाहर रिमूव करता है. इसी को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं. और इसमें हमारा कौन हेल्प करता है, किडनी हेल्प करता है. और CO2 निकालने में कौन हेल्प करता है, लंग्स हेल्प करता है. तो आज के लिए इतनी ही हम लोग पढ़ते हैं चीजें. इसको आप रिवाइज कर लेना. क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं. एनसीईआरटी में इसके जज्बात कुछ क्वेश्चन आंसर दिया, उसको देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन. डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. तो इसका आंसर आपको पता ही है. पहला पॉइंट क्या है, डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस होता है. दूसरा, हमारा बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा होता है और हमारे बॉडी की ईच एंड एवरी सेल इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरमेंट. इस वजह से. दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अ लाइफ. हम कैसे डिसाइड करेंगे कोई लिविंग है कि नॉन लिविंग है. तो बेसिक जो लाइफ प्रोसेस होता है उससे डिसाइड हो जाता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट. तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म. आउटसाइड रॉ मटेरियल ऑर्गेनिज्म क्या यूज करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए. तो आउटसाइड रॉ मटेरियल प्लांट क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं, वाटर यूज कर लेते हैं, इसके साथ मिनरल्स यूज कर लेते हैं. एनिमल क्या यूज करते हैं आउटसाइड रॉ मटेरियल, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ. कौन सा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है लाइफ को मेंटेन करने के लिए. आंसर क्या है, सिंपल सा, लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस में क्या आ गया, न्यूट्रिशन आ गया, रिस्पायरेशन आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, एक्सक्रीशन आ गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ गया. तो आज की क्लास इतनी ही. ठीक है, आप लोग प्रॉपर में पढ़िए, प्रॉपर में लेक्चर रिवाइज करिए. तब तक के लिए जय हिंद.